जय हिंद दोस्तों, वन स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना प्रारंभ किया था। उस चरण में हम लोगों ने क्लास 6 की हिस्ट्री शुरू की थी। क्लास 6 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर प्रारंभ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमने ओपन कर लिया है सेकेंड चैप्टर, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये है हमारे चैप्टर का नाम। इस चैप्टर की जो भूमिका इन लोगों ने बांधी वो ऐसे बांधी है कि तुषार अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है बेसिकली, और उसके बाद से उसे एक सीट मिल गई है तो रास्ते में देखता हुआ जा रहा है। तो उसके चाचा जिसको बताते हैं केवल 150 साल पहले रेल यात्रा शुरू हुई है। तो वो सोचना शुरू करता है कि उससे पहले लोग 150 साल पहले से, मतलब उससे भी पहले जो समय था जब रेल यात्रा नहीं होती थी, उससे पहले लोग यात्रा नहीं करते थे क्या। तो ये बेसिकली जो है लोगों की यात्राओं के बारे में, जो आखेट खाद्य संग्रह, ये घूम घूम के लोग खाना पीना अपना इकट्ठा करते थे, जगह जगह पे जा के चीज़ें खाते पीते थे। ये यावरी जीवन था इंसान का। तो उस जीवन से लेके भोजन उत्पादन तक, सेटलमेंट तक का जो सफ़र था वो इंसान ने कैसे तय किया, ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। आइए, सबसे पहले जो है लिखा हुआ है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। मतलब जो अगला जो टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि प्रारंभिक मानव जो था वो इधर उधर क्यों घूमता रहता था। अब ये कह रहा है हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। मतलब कुछ भी उगाते नहीं थे ये लोग। अगर खाने की उनको भूख लगती थी, जंगली जानवरों का शिकार कर लेंगे, मछलियाँ पकड़ लेंगे, चिड़िया पकड़ लेंगे, जो अगल बगल फल मूल मिलेंगे उनको इकट्ठा कर लेंगे, दाने इकट्ठे कर लेंगे, कभी पक्षियों के अंडे मिल गए उनको इकट्ठे कर लेंगे और उन्हीं को इकट्ठा करके खाते थे। कुछ भी उगाते नहीं थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब ये लोग जगह जगह घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे, इस जो हम लोग ये हेडिंग पढ़ रहे हैं, इधर उधर क्यों घूमते थे, इस हेडिंग का सार भी यही है और ये आगे वजह भी बताने जा रहा है। कुछ कारण थे। क्या कारण थे? सबसे पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूर जाना पड़ता था और जगहों पर जाना पड़ता था। अगर एक ही जगह रहेंगे तो सारा खाना खा के ख़त्म कर देंगे, और सारा खाना ख़त्म हो जाएगा तो कहीं और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये खाना उगाते तो थे नहीं। दूसरा वजह था जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए। जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और इंसान जो था, जो मानव था, वो इनका शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे भी निकल जाता होगा, इसलिए भी वो दूसरी जगह पे घूमता था। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे आम का सीजन हुआ, फिर कभी सेब का सीजन आएगा, अलग अलग फलों का जो अलग अलग सीजन आएगा उसके हिसाब से वो अलग अलग जगहों पे जाके रहना शुरू कर देंगे, और वहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक वो फल या फूल वहाँ पे रहता है, जो उनके खाने के लिए वहाँ पे व्यवस्था रहेगी तब तक रहेंगे। जैसे ही खाने की व्यवस्था उनकी ख़त्म हुई वो वहाँ से आगे चले जाएंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो मतलब 12 महीने पानी रहता है उसमें, लेकिन बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो मौसमी नदियाँ होती हैं। उन नदियों में और झीलों में पानी जो था वो हर वक्त नहीं रहता है, केवल बरसात के बाद उसमें पानी होता था। तो जब उसका पानी ख़त्म होता होगा तो पानी की तलाश में भी लोग अलग अलग जगह घूमते थे। तो 4 वजह बताई हमने इसमें, घूमने की 4 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि इंसान जो था एक जगह पे जहाँ पे रहता था वहाँ पे सारा सामान खा जाता था। दूसरी वजह थी जानवरों के पीछे पीछे चल देता था। तीसरी वजह थी फलों का जो सीजन था उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पे जाता था। चौथी वजह थी कि पानी के बिना किसी भी पौधे का रहना मुश्किल है, तो पानी अगर ख़त्म हो जाता था उनकी जगह पे तो जगह जगह और जगहों पे जहाँ पे पानी उपलब्ध हो वहाँ जाके वो लोग पानी ढूंढते थे। आरंभिक मानवों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यह है अगला पॉइंट।
पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पुरातत्वविद हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनका उपयोग जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक जो लोग थे वो किया करते थे। संभावना ये है कि इन लोगों ने जो भी चीज़ें बनाई, पत्थर के कुछ औजार बनाए, लकड़ियों के औजार बनाए, हड्डियों के औजार बनाए, उन चीज़ों में से पत्थरों के जो औजार हैं वो कभी तक बचे हुए हैं, वो अभी गले नहीं हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे भी लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब अलग अलग तरह के जो औजार मिले हैं, उन औजारों के क्या क्या उपयोग हैं। बहुत सारे औजार ऐसे हैं जो फल फूल काटने के काम आते थे, कुछ हड्डियाँ और मांस काटने के भी काम आते थे, कुछ ऐसे थे जो पेड़ों से छाल उतारने के या जानवरों की खाल उतारने के काम में आ जाएंगे। कुछ को उन लोगों ने मुट्ठे लगा के हथौड़े और कुल्हाड़ी और भाले जैसे बना लिए हैं, तीर जैसे बना लिए थे। कुछ ऐसे थे जिससे वो कुल्हाड़ी जैसा बना के लकड़ियाँ काटते थे। उन लकड़ियों का उपयोग क्या करते थे, वो ईंधन जलाने के लिए भी काम करते थे और झोपड़ी और औजार बनाने के लिए आगे और भी औजार बना के मुट्ठे के तौर पर लकड़ी लगाएंगे तो उसके लिए भी काम आते थे। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ फोटोज़ दिया हुआ है जिसमें से दिखाया हुआ है कि एक ये वाला जो औजार है, इससे ये जड़ खोद के निकाल रहा है, पौधे की जड़ खोद के, या तो खाने के लिए निकाल रहा है या फिर जो भी काम हो इसको खाने के लिए ही मोस्टली निकालते थे जड़ों को, तो जड़ खोद के खाने के लिए निकाल रहा है। और यहाँ पे एक दूसरा जो औजार है जो ऐसा अभी आजकल के सिम निकालने के जो आते हैं ना, सिम ऊपर नहीं आते ऐसे कुछ ऐसे करके, उसी के जैसा नहीं लग रहा है, ये उसके जैसा है ना, तो ये सिलने के काम आता है। इससे क्या कहते हैं, जानवरों की खाल सिल रहा है। कपड़े तो होते नहीं थे उतने, कपड़े तो बनाना आता नहीं था, तो ये जानवरों की खाल सिल रहा है। तो अलग अलग तरह के औजार जो हैं अलग अलग चीज़ें करने के काम आते थे। रहने की जगह निर्धारित करना, अभी अलग अलग जगह घूम तो रहे हैं, उनके अलावा इन लोगों ने अलग अलग तरह के औजार भी बना लिए हैं। अभी ये कहाँ कहाँ रहते थे, कभी जाके अलग अलग जगह खाली घूमते तो रहेंगे नहीं, रात बितानी है, मौसम भी है, कभी गर्मी होगी, कभी बारिश होगी, कभी सर्दी पड़ेगी, उन चीज़ों से बचने के लिए भी इनको रहने के लिए स्थान निर्धारित करना पड़ता था। यहाँ कह रहे हैं मानचित्र 2 में लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखते हैं लाल वाले चिन्ह कौन कौन से हैं। लाल वाले चिन्ह जो इसमें दिए हुए हैं, एक तो यहाँ रहा, ये रहा भीमबेटका, दूसरा ही कुरनूल की गुफाएं, और तीसरा हुंसकी नाम की जगह है। ये लाल वाले हैं। इन जगहों पे क्या करें, इन जगहों पे जो है इंसानों के रहने के प्रमाण मिले हैं, आखेटकों खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं इन 3 जगहों पे। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे मिले हैं, पर इन जगहों पे, इन्हीं जगहों को बस दिखाया गया है। आगे कह रहे हैं कि कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। बहुत सारे पुरास्थल ऐसे हैं जो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब नदियों और झीलों के किनारे ही क्यों पाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की उपलब्धता थी। पानी उपलब्धता, मछलियाँ आराम से मिल जाती होंगी, जानवर भी पानी पीने आएंगे, उनको भी पकड़ के वहीं से मारा जा सकता है, उनका भी शिकार आसानी से किया जा सकता है। अगर कभी खाना पीना, वैसे तो खैर अभी खाना उगाना नहीं सीखा इन लोगों ने, लेकिन जब उगाना सीखा था तब भी बहुत सारी सभ्यताएं पानी के किनारे बसी, जो आगे हम लोग देखेंगे। और पानी के किनारे इसीलिए बसने का था कि जब वो खाना उगाएंगे तो उनको सिंचाई की व्यवस्था इजीली अवेलेबल होगी। अब चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। पत्थर के उपकरण इतने सारे जो मिलते थे, तो जहाँ अच्छे पत्थर मिलते तो वहाँ भी लोग रहते थे। शैल चित्रकला ये दिखा रहा है, कह रहा है शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, इनसे भी काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे लोग किस तरह की रहन सहन थी, लोगों का रहन सहन किस तरह का था, लोग क्या करते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, ये चीज़ें वो चित्र में बनाते थे। कई बार जानवरों का शिकार करते हुए जो चीज़ें थी वो बना देते थे। जैसे यहाँ भी दिखाया गया है, किसी जानवर को एक इंसान दौड़ाता हुआ से दिख रहा है, ये दिख रहा है, लिखा हुआ है जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्र किया गया है। यहाँ पे कुछ बता रहा है भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश में है भीमबेटका।
इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ये गुफाएं हैं, जैसा मैंने कहा था कि बारिश, धूप, सर्दी, ये सब चीज़ें होती थी। इनसे बचने के लिए लोग जो है रहने का स्थान चुनते थे। तो भीमबेटका जो है एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे गुफाएं और कंदराएं बहुत सारी मिली हैं जहाँ पे लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। उन पे शैल की चित्रकारी भी है बहुत सारी। पूरा स्थल के बारे में यहाँ पे बता रहा है। पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल वह स्थान है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। जैसे कोई सामान बनाया उन्होंने अपना, जब तक ज़रूरत पड़ी, जहाँ रह रहे हैं जब तक ज़रूरत पड़ी तब तक के लिए उन लोगों ने कोई सामान बनाया, कुछ भी चीज़ें बनाई, बर्तन बनाए, कोई छोटे मोटे झोपड़ी सी बना ली, कोई औजार बना लिया। उन औजारों को बनाया और जब वहाँ से उन्हें जाना हुआ तो धोखे तो ले नहीं जाएंगे, पत्थर का सामान है, भारी होगा, इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे, तो उसे वहीं पे छोड़ गए। और वो चीज़ें बाद में पुरातत्वविदों को मिली और उसके हिसाब से हम लोगों ने, या पुरातत्वविदों ने बेसिकली ये डिसाइड किया या ये फिगर आउट किया या ये इमेजिन किया कि लोग कैसे रहते थे, किस तरह के लोग थे, कौन से हथियार बनाते थे, कैसे उन हथियारों को क्या यूज़ होता होगा। ये सब चीज़ें उन लोगों ने धीरे धीरे अपने मन से इमेजिन किया। लिखा है ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। खैर, ये पूरा स्थल जो है कई जगहों पर मिले हैं। ज़मीन से ऊपर भी मिले हैं, ज़मीन के अंदर भी मिले हैं, ज़मीन में दबे हुए होते हैं जिनको खोद के निकालना पड़ा है। बहुत सारे पूरा स्थल जो ऐसे भी हैं जो समुद्र में मिले हैं और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। आज भी काफ़ी सारे पूरा स्थल मिलते हैं। आग की खोज के बारे में बता रहा है। कह रहे हैं मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा ढूंढो, कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए होंगे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ये कुरनूल वाली जगह देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे चित्र जो है यहाँ पे है कुरनूल की गुफाएं। ये आंध्रा वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, इधर है कुरनूल की गुफाएं। यहाँ पे बता रहा है कि आग का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब ये कि लोग आग जलाना सीख गए थे। और आग का उपयोग किस लिए करते होंगे? मांस भूनने के लिए करते होंगे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, गर्मी के लिए भी करते होंगे, और रोशनी तो आग देती ही देती है। नाम और तिथियाँ। अगला जो है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों यानी पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से मिलकर बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। बेसिकली जो पूरा पाषाण काल जो है, ये नाम ही पूरा उस पर रखा गया है कि पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। तो पत्थरों से बने औजारों के आधार पर यह पूरा नाम ही रख दिया गया उस एरा का, उस समय का। और वो समय कब से कब तक था? पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मतलब ये है कि ये पूरा पाषाण काल जो है लगभग 20 लाख साल पहले से शुरू होता है और आज से 12,000 साल पहले तक, मतलब 10,000 BC तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। 2000 साल तो भी इसमें हो गए हैं ना। एना डोमिनी में 2000 चल रहा है, 2023 चल रहा है ना इस समय, तो 2000 ये हो गए और 12,000 साल पहले माना जाता है। इसका मतलब 10,000 BC तक जो है वो चला है पूरा पाषाण काल। उसके बाद जो है पूरा पाषाण काल जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास के, मानव के उत्पत्ति से लेके अब तक का जितना इतिहास है उसके 99% घटनाएं जो है वो पूरा पाषाण काल में हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथ या मध्य पाषाण, लिथ का मतलब भी पाषाण होता है, पत्थर ही होता है। मेसो मतलब मध्य वाला, मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। मतलब आज से 12,000 साल पहले यानी 10,000 BC से लेके और 10,000 साल मतलब 8,000 BC, 10,000 से लेके 8,000 BC तक का माना गया है। लिखा हुआ है इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मेसोलिथ के जो पाषाण है वो बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है।
प्रायः इन औजारों में हड्डी या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आदि जैसे औजार मिलते थे। मतलब धीरे धीरे इनके हथियार भी परिष्कृत हो चुके हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ऐसा नहीं है कि पूरा पाषाण वाले हथियारों को इन लोगों ने छोड़ दिया, वो भी बनाते रहे, लेकिन थोड़ा परिष्कृत हो गया। इनका हंसिया और आदि जैसे औजार इनके मिलने लगे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। मतलब 8000 BC से शुरू होता है अगला जो युग है। करीब करीब 8000 BC से, जो नौ पाषाण काल है 8000 BC से शुरू होता है। इसे नौ पाषाण युग कहा जाता है। आगे है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। 12,000 साल पहले जो है, मतलब 10,000 BC में, 10,000 BC से मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ। मौसम जो है थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ। उसकी वजह से, गर्म होने की वजह से उधर थोड़ा गर्म, मतलब जो प्लीजेंट गर्मी होती है वैसा, तो उधर घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान की वजह से उधर हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सब चीज़ें, जितने भी जानवर ऐसे हैं जो घास खाकर जिंदा रहते हैं, वो उधर ज़्यादा बढ़ गए। घास बढ़ेगी तो उधर खाने के लिए जानवर भी आएंगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मतलब यह है कि जो भी जानवर आए थे, घास के मैदान उगने की वजह से बहुत सारे जानवर आए, वहाँ पे रहने लगे, घास के मैदानों के पास आके इकट्ठा होने लगे। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो इनका शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों का देखने लगे कि ऐसा ना हो मांसाहारी हो, हम उसे मारने जाओ, हमें ही मार के खा जाए। तो इनके खाने पीने की आदतों का भी पता लगाया। फिर उनके प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे और धीरे धीरे इन लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इनको पकड़ के हम लोग पालतू बना सकते हैं। इस काल में मछली भी एक भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत फिर होती है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अभी भी ये लोग उगाना नहीं शुरू किए, इन्होंने लिखा है प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। तो ये जो समय था 10,000 BC का, जब घास उगनी शुरू हुई, तो उसी समय के आसपास अलग अलग उपमहाद्वीप, जो हमारा जो रीजन है, इस एरिया में अलग अलग जगहों पे गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज अपने मन से उगने शुरू हो गए। अब महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने क्या किया होगा, इन फसलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा और उनको खाना शुरू किया होगा। उसके अलावा वो ये भी देखने लगे होंगे कि कौन से सीजन में ये उगते हैं, कौन सी ज़मीन पे उगते हैं, और धीरे धीरे करके वो लोग इसको खुद ही पैदा करना सीख गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कह रहे हैं कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा वारा रखा होगा और उसकी वजह से जानवर उधर आए होंगे और उनको इन्होंने पकड़ के पालतू बना लिया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया हो गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो इन लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। फिर धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी घर के नज़दीक आने दिया होगा इन लोगों ने, और फिर उनको झुंड में रहते हैं ऐसे जानवर और घास ही खाते हैं, तो बहुत सारे जंगली जानवर इनके ऊपर हमला भी कर देते हैं। उनसे भी लोगों ने बचाया होगा और धीरे धीरे करके पशुपालक जो है बन गए हैं। घरेलूकरण की प्रक्रिया का यहाँ पे इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करना, मतलब बहुत सारे जंगली जानवर उनको जंगल में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको हमने पालतू बना लिया है। पहले वो भी जंगलों में ही रहते थे, तो जिनको हमने पालतू बना लिया
उनका घरेलूकरण कर दिया हमने एक तरह से। बहुत सारे पौधे भी ऐसे हैं जिनको जंगलों में, सारे पौधे ही जंगलों में उगने शुरू हुए होंगे, फिर उसके बाद से हमने उनको पौधे उगाना शुरू कर दिया, तो इसका घरेलूकरण कर दिया हमने। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एक पूरा चुनने की प्रक्रिया होती है। हम लोग उन्हीं अनाजों को चुनते हैं जिनके दाने बड़े हों, ताकि हम लोग एक बार में ज़्यादा अनाज इकट्ठा कर सकें, और उनकी डंठलें मजबूत हों, मजबूत डंठलों वाले जो अनाज हो, ताकि वो पक्के दानों को संभाल सकें। और ऐसे अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनको ही सुरक्षित रखते हैं, ताकि जो आगे जो भी फसल हो हमारी वो अच्छी हो। ये कह रहा, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। जो है, हम लोग हिंसक जानवरों को तो ऐसा तो है नहीं कि शेर को पकड़ के बांध दिया होगा शुरुआत में ही। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। आज भी अगर आप डिस्कवरी चैनल कभी देखें तो वहाँ पे देखेंगे कि जो शिकारी कुत्ते होते हैं, वो अभी जो हमारे डोमेस्टिक डॉग हैं, जो इधर हमारे गांव में या शहरों में कुत्ते पाए जाते हैं, हमारे घरों में जो हम लोग कुत्ते पाल के रखते हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। वो ज़्यादा हिंसक हैं। वो गाय भैंस किसी को नहीं देखते, किसी के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। हमारे वाले तो ऐसा नहीं है। अभी इधर जो गाँव में आ गए हैं वो थोड़े कम हिंसक हो गए हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ये भी बात है, अगर आप ध्यान दें तो कभी आप डिस्कवरी चैनल देखिए तो वहाँ पे देखेंगे कि जो वहाँ पे भैंसें दिखाते हैं, अक्सर दिखाते हैं, वहाँ पे भैंस दिखाएंगे, उस पर शेर या चीता कोई हमला करेगा, या फिर जो लकड़बग्घों का समूह होगा, वो हाइना जिन्हें कहते हैं, वो हमला कर देंगे बहुत सारे। तो उनके अंदर जो वो भैंसें दिखाते हैं, उन भैंसों की सींग बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और हमारे यहाँ जो है उनकी छोटी है, क्योंकि जो रक्षा करनी है उनको अपनी। इधर जो भैंसें हैं, जो जंगलों में भैंसें हैं या गाय है या जो भी शाकाहारी जानवर हैं, उनको अपनी रक्षा करनी है शिकारी जानवरों से। तो इसलिए जो है उनकी सींग अभी भी उनकी छोटी नहीं हुई है। यहाँ जो है इनको लड़ाई झगड़ा कभी करना नहीं है, मारपीट करनी नहीं, तो इनका जो है इवॉल्व हो गई है, इवॉल्व, इनकी सींग छोटे होने लगे धीरे धीरे। ऐसे ही कुत्तों को भी यहाँ खाना इजीली मिल जाता था, शिकार नहीं करना पड़ता था, तो ये हिंसक कम हो गए। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो सबसे प्राचीन फसलें जो थी कृषि के लिए अपनाई गई गेहूं तथा जौ हैं, तथा सबसे पहले पालतू बनाया गया जो जानवर है वो कुत्ता है, और उसके बाद भेड़ और बकरी है। फिर एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। जब हम पौधे को बोते हैं तो ऐसा तो है नहीं हमने बीज डाला और तुरंत ही फसल तैयार। उसमें उसको उगने में टाइम लगता है। पहले अंकुरित होगा, फिर पौधा निकलेगा, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर उस पर फसल आएगी, उसके जो भी अनाज होगा वो दाने आएंगे, अनाज के दाने आएंगे, या फल होगा तो उसके ऊपर फल आएंगे, और फिर उसे भी पकने में टाइम लगेगा। उस दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, वहाँ से खरपतवार हटाने पड़ेंगे, जो कीड़े लगेंगे उनको हटाना पड़ेगा, अगर कोई जानवर उनको खाने आता है तो उसे हटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखभाल करनी पड़ती है उसकी, और देखभाल के लिए हम घूम के नहीं कर सकते, वहाँ पे एक जगह पर रह के हमें देखभाल करनी पड़ेगी।
और कटाई के बाद जब उसे फसल को काटते हैं तो फसल काटने के बाद अनाज को संभाल के रखना भी अपने आप में एक चैलेंज है। अब अनाज जो है, अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में ही बचा के रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो बेसिकली संग्रह के लिए इन लोगों ने बहुत सी जगहों पे बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोद के रखा। अलग अलग कामों के लिए इन लोगों ने अलग अलग तरह से अनाज को बचा के रखना सीख लिया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का ही एक तरीका है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जानवर जो है हर तरह से चलते फिरते खाद्य भंडार की तरह उपयोग में आते हैं। चाहे तो उनसे हम दूध निकाल के दूध पी सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें बना के खा सकते हैं, और नहीं तो जानवरों का मांस तो आदमी खा ही सकता है। तो वो खुद ही अपने आप में एक खाने का भंडार है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। कह रहे मानचित्र 2, इसको देखने को कह रहा है। कह रहे क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है नीले रंग का वर्ग देखने को कह रहा है। नीले रंग के वर्ग को देखने को कह रहा है। ये रहा मैप। कह रहा नीले रंग का जो वर्ग है, ये रहा। बुर्जों में एक नीले रंग का वर्ग दिख रहा है, एक मेहरगढ़ दिख रहा है, यहाँ पे कोल्डिहवा और महागढ़ा दिख रहा है, चिरान दिख रहा है, और कहाँ पे है दाओजली वेडिंग करके है, और कहीं है उधर है हल्लूर है, पय्यमपल्ली है, हल्लूर और पय्यमपल्ली है, हल्लूर है, पय्यमपल्ली है। ये सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे हमें कृषि के आरंभिक, हमें नहीं पुरातत्वविदों को कृषि के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाएंगे, लगभग पूरे देश में हमने देखा। उधर अरुणाचल प्रदेश से लेके कश्मीर वाले क्षेत्रों में। कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र मतलब कश्मीर वाला जो एरिया है, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाया गया है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले हुए पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब ये जो है, ये कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ यहाँ पे थी या नहीं थी, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है, खुदाई में जो भी चीज़ें इनको मिली हैं, पौधे और पशुओं की हड्डियों के जो नमूने मिले हैं, उनका अध्ययन किया है इन लोगों ने। इनको जले हुए अनाज भी मिले हैं। जैसा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जले हुए अनाज जो है वो काफ़ी समय तक रह सकते हैं, जली हुई लकड़ी काफ़ी समय तक रह सकती है। अब पता नहीं इन लोगों ने उनको जानबूझ के जलाया था या गलती से जल गए होंगे, लेकिन वो अनाज के दाने जो हैं आज भी पहचान में आ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इस पूरे महाद्वीप के सारे भागों में, हर पूरे महाद्वीप में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की फसलें, बहुत सारे प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, और बहुत सारे जानवरों की हड्डियों की भी पहचान हुई, मतलब बहुत सारे जानवर भी पाले गए थे। अब कह रहा है अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जों। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसे हम लोग पॉइंट बना सकते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है कि गर्तवास कहाँ पे मिले हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से बुर्जहोम भी होगा, या बुर्जहोम जो है निम्नलिखित में से कौन सी एरिया में है या कौन सी स्टेट में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है।
इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। कश्मीर जो है ठंडा एरिया है, उन लोगों ने गर्तवास गड्ढे बनाए हुए हैं और बेसिकली बेसमेंट जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, गर्तवास बनाया हुआ, इससे उन्हें उसको उतरने के लिए उन लोगों ने सीढ़ियाँ बनाई हैं उतरने चढ़ने के लिए, और इससे शायद वो ठंड में से बचने के लिए यूज़ करते होंगे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब दोनों जगहों पे आग जलाने की जगह मिली है तो संभवतः हो सकता है कि जो है मौसम के अनुसार ज़रूरत पड़ती है तो अंदर खाना बनाते होंगे, ज़रूरत पड़ती है तो बाहर खाना बनाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए उन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। बहुत सारे उपकरण ऐसे भी मिले हैं जो पूरा पाषाण में जो मिलते हैं, बड़े बड़े भौंदे टाइप के उपकरण मिलते थे, उनसे भिन्न है, इसलिए इनको नव पाषाण का मान लिया गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ये भी एक चीज़ ध्यान रखने की है कि उस समय पॉलिश भी चढ़ाते थे। ये चीज़ जो है हम लोग मेंस में लिख सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में ये चीज़ काम आ सकती है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल का भी प्रयोग शुरू हो चुका था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। पिस्टल और मोटर है, छोटे छोटे बने होते हैं, अगर कभी आपने देखा आयुर्वेदिक वाली दुकानों में रखे होते हैं। ऐसे पिस्टल होता है, चाइना क्ले का बना होता है, और ऐसे मोटर पिस्टल ऐसे होते हैं, ऐसे एक बना होता है, इसके अंदर दवाइयाँ डाल के इससे पीसते हैं। ये भी जो है एक ओखली मूसल का ही एक प्रकार है, एक तरह से उसका छोटा रूप। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, हड्डियों के भी औजार बनते थे। ये कुछ फोटो दिए हैं यहाँ पे अलग अलग समय के, वो थोड़े बड़े हैं, कुछ छोटे बड़े, अलग अलग तरह के औजार इन लोगों ने दिखाए हैं। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनमें से कुछ के अलंकरण मतलब कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं, उनको सजाया भी गया है। बर्तनों का उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था, तब भी होता था, अब भी वही होता है। क्या धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो बेसिकली लोगों ने पहले तो कच्चा अनाज ही खाना शुरू किया होगा, फिर बर्तन बनाया उनको स्टोर करने के लिए, जैसा हमने भी पीछे पढ़ा कि बर्तन बनाए, गड्ढे खोदे, टोकरियाँ बनाई। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने बर्तनों में ही अनाज पकाना शुरू कर दिया, खाना पका के खाने लगे। और उस दौरान ये लोग जो है कपड़े भी बनाना सीख गए थे। और कपड़ा बनेगा कैसे? कपास उगेगा, कपास जैसे आवश्यक पौधे जो है उस समय उगाए जा सकते थे। और चावल, गेहूँ तथा दलहन ये सब चीज़ें उस समय आहार का सही मतलब एक बड़ा हिस्सा बन गए थे, महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। जहाँ एक तरफ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य जगह लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब ये कह रहे हैं कि हर जगह पे पूरे देश में एक ही साथ तो ऐसा परिवर्तन आया नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। आज भी ऐसा संभव नहीं है। शहरों की लाइफस्टाइल कुछ और है, गांव की लाइफस्टाइल कभी कुछ और है। अभी भी पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि अंडमान निकोबार में आज भी लोग जो हैं वो मछलियाँ पकड़ के और खाद्य संग्रह करके अपना खाना इकट्ठा करके खाते हैं। वो अभी भी खाना पूरी तरह से उगाते नहीं हैं। शहरों में भी लोग खाना उगाते नहीं और लोग खाना खरीद के खाते हैं। गाँव के लोग लगभग अपनी हर चीज़ उगा लेते हैं। तो ऐसा पहले भी ऐसे अचानक से एक ही बार में पूरी जगहों पे ऐसे परिवर्तन नहीं आए होंगे। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे लोगों ने अनाज उगाना शुरू किया हो तो कहीं दूसरी जगह पे लोग अभी भटक के खा रहे हो, भटक के चीज़ें ढूंढ करके संग्रह करके खा रहे हो सकता है कुछ जगहों पे नव पाषाण काल चल रहा हो तो कुछ जगहों पे भी पूरा पाषाण काल ही चल रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे एक ही साथ परिवर्तन आया हो। अभी भी ऐसा नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में मेट्रो चलती है, हमारे गांव में आज तक ट्रेन नहीं आई है। बहुत सारी जगहों पे अब बिजली पहुंची है। तो चीज़ें जो है ऐसे जो विकास है एक साथ नहीं हुआ होगा हर जगह। ये चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है।
फिर कह रहा है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। ये कह रहा है यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ को कह रहा है कि मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना सीखा तथा भेड़ बकरी पालना सीखा था। आइए एक बार मानचित्र में उसको हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा मानचित्र और मानचित्र में ये रहा मेहरगढ़। ये ईरान जाने वाले रास्ते पे पड़ता है। चलते हैं वापस अपने चैप्टर पे। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी। बहुत तरह के जानवरों की हड्डियाँ उधर मिली हैं। इनमें हिरण की है, सूअर की है, भेड़ और बकरियों की है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ये पक्का पता नहीं है। जैसा मैंने कहा कि पुरातत्वविद जो है अपनी इमेजिनेशन पे काम करते हैं। उन्होंने देखा है कि आयताकार घर थे मेहरगढ़ में और उसमें 4 या ज़्यादा कमरे थे। तो ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, आगे जो है कभी मेंस की आंसर राइटिंग में काम आ सकती हैं। ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने के लायक है। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। इसमें जो है लोग उस समय मौत के बाद जीवन की धारणा को मानते थे, तो इसीलिए वो लोग जो है शायद इसीलिए लोगों ने कब्रों में कुछ सामान मिला है, मृतकों के साथ कुछ चीज़ें दफनाई गई हैं, तो इससे ये माना जाता है कि हो सकता है वो मृत्यु के बाद भी जीवन को मानते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो एक कब्र ऐसी भी है जिसमें एक बकरी मिली है, मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। तो उससे ये अंदाजा लगाया गया है कि हो सकता है मृतक को परलोक में स्वर्ग नरक जहाँ भी जाए वहाँ पे उसको खाने के लिए वो बकरी मिलेगी। ये रहा उसका फोटो। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा सेकंड चैप्टर। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए तथा एनसीईआरटी की सभी किताबों का मेरे साथ समग्र अध्ययन करने के लिए और उन्हें समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी के अलावा इस चैनल पे हम लोग इस समय UPSSC पेट की तैयारी भी शुरू की है। अगर आप पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।